ग्रामीण रोजगार गारंटी का अधिनियम, जो आज मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इस श्रृंखला में तीसरा अधिनियम वन अधिकार अधिनियम 2006, उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा कानून राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और कुछ ही दिन बाद नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। तो सूचना का अधिकार अधिनियम ने एक परिवर्तनकारी दशक शुरू किया और 20 साल बाद आज हकीकत क्या है, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मकसद था कि शासन में पारदर्शिता लाई जाए, जवाबदेही लाई जाए और एक नया काम करने का तरीका, ताकि जो इंफॉर्मेशन सरकारी फाइलों में और सरकारी अफसरों में छिपा रहता है वो जनता को हासिल हो अधिकार के रूप में। इस दशक में ये सब जो कानून, जो अधिनियम मैंने आपको गिनवाया है, सुनाया है, ये अधिकार आधारित अधिनियम है। पहली बार हमारे देश में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अधिकार आधारित अधिनियम, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन, जिसकी शुरुआत राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 से हुआ। जैसा कि मैंने कहा, इसका मकसद था पारदर्शिता लाना, प्रशासन को और अकाउंटेबल करना और जनता के हाथ में जानकारी हासिल करना। तो जानकारी फाइलों में और अफसरों में छिपा रहता था। एक संवेदनशील शासन के लिए आरटीआई जरूरी माना गया था। पर आज हम देखते हैं 2019 में जुलाई के महीने में पहली बार संशोधन लाए गए। ये सूचना का अधिकार अधिनियम पहली बार 2005 से 2013 तक सही ढंग से लागू हो रहा था। आरटीआई बड़े उत्साह के साथ लाखों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे और कई लोग अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम पर अपने आप को, उनकी पहचान हुआ करती थी। और आरटीआई से एक दबाव आया प्रशासन पर 2005 से लेकर 2013 तक। 2014 और 2019 के बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई इस अधिनियम से। अधिनियम लागू होता रहा। पर 2019 जुलाई के महीने में पहली बार महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए इस अधिनियम में। इन संशोधनों का मकसद था कि जो अधिकार दिए गए हैं कानून द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, और जो अधिनियम बनाया गया उसको और कमजोर करें। थोड़ा पहले मैं आपको इतिहास बता दूं
कि जब ये मसौदा तैयार किया गया था इस अधिनियम का, एक जमाना भी हुआ करता था हमारे संसद में जब मसौदे या बिल विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाते थे, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। आजकल वो जमाना गया, पर ये राइट टू इंफॉर्मेशन बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी और आपको आश्चर्य होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सारे जो स्थायी समिति के सिफारिशें थी वो मान ली, और जब कानून पारित हुआ सर्वसम्मति से लोकसभा में और राज्यसभा में, वो बिल जो पारित हुआ, वो जो स्टैंडिंग कमेटी ने संशोधन की मांग की थी, उन संशोधनों के बाद ही वो पारित हुआ। पर 2019 जुलाई में जब संशोधन लाए गए मोदी सरकार द्वारा, जो संशोधन स्थायी कमेटी ने बताई थी उसको नकारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आश्चर्य की बात है कि उस स्थायी समिति के सदस्य कौन कौन थे। बीजेपी से लोकसभा में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, बड़े वरिष्ठ नेता, श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री हरिन पाठक, गुजरात के एक वरिष्ठ सांसद, और ब्रिजेश पाठक जो आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ये लोकसभा से इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे। और राज्यसभा में देखिए कौन कौन लोग इस समिति के सदस्य थे। बाल आप्टे, वो बड़े वरिष्ठ बीजेपी के नेता थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और सांसद जो इस समिति के सदस्य थे, सम्मानित रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, वो इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे, जिन्होंने उस बिल जब पेश किया गया था मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा, उस बिल में संशोधन करने की सिफारिश की थी। और 2019 को मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद वाली सदस्य की समिति के संशोधनों को निकाला। तो पहला धक्का आरटीआई को जुलाई 2019 को मिला। क्यों मिला? मोदी सरकार संशोधन क्यों लाए? तब तक ठीक चल रहा था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सारी जगह चर्चा हुआ करती थी, अखबारों में कई पत्रकारों को जानकारी मिल रही थी। आरटीआई आपको अफसर लोग या मंत्री लोग जानकारी नहीं देते थे, आप लोग आरटीआई लगाते थे। और आरटीआई द्वारा कितने अखबारों में समाचार छपे हैं, टीवी चैनलों में समाचार आया है आरटीआई द्वारा। पर क्यों संशोधन लाए मोदी सरकार? 5 कारण थे। पहला कारण यह था कि आरटीआई जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मुखिया है, जो सीआईसी है, उन्होंने एक निर्णय दिया कि प्रधानमंत्री के तथाकथित डिग्री एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जानकारी हासिल होनी चाहिए। उन्होंने तो एक सनसनीखेज निर्णय था ये। सीआईसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिग्री की जानकारी जो मांग रहे हैं उनको देना जरूरी है। तो नाराजगी का पहला कारण
पीएम की तथाकथित एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। दूसरा कारण, प्रधानमंत्री ने कई बार ये दावा किया कि करोड़ों लोगों का राशन कार्ड फर्जी राशन कार्ड है, बोगस राशन कार्ड है। तो आरटीआई से जब जानकारी आई तो ये पता चला कि जो ये प्रधानमंत्री के दावे हैं ये गलत हैं। बार बार फर्जी राशन कार्ड की बात कर रहे थे, करोड़ों, 4 करोड़ उन्होंने कहा, पर जब आरटीआई से जानकारी निकली तब पता चला कि प्रधानमंत्री के दावे गलत हैं। तीसरा कारण, महत्वपूर्ण कारण, आरटीआई से निकाली गई जानकारी के अनुसार नोटबंदी के 4 घंटे पहले, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को देश को संबोधित किया था। नोटबंदी का ऐलान 8 बजे को हुआ था, मित्रों के बाद। 4 घंटे पहले ये आरटीआई द्वारा जानकारी निकाला गया किसी ने कि 4 घंटे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल कमेटी होती है उसकी बैठक हुई थी और उस बैठक में ये कहा गया था कि नोटबंदी से काले धन पर कोई असर नहीं होने वाला है, ब्लैक मनी नहीं निकाला जा सकता है डिमोनेटाइजेशन से। और ये जो बार बार प्रधानमंत्री ने दोहराया कि काउंटरफिट नोट यानी कि फर्जी नोट, ये भी समाप्त हो जाएंगे। आरबीआई के सेंट्रल कमेटी में चर्चा हुई थी और ये कहा गया था इस कमेटी के चर्चा के अनुसार कि काले धन और फर्जी नोटों पर नोटबंदी का कोई असर होने वाला नहीं है। ये 4 घंटे पहले। चौथा कारण, किसी ने आरटीआई में एप्लीकेशन डाला और पूछा कि बकाएदारों का सूची दीजिए, जो हमारे सरकारी बैंक हैं, जो एनपीए डिफॉल्टर हैं, जो बकाएदार हैं, उनकी सूची दीजिए। तो जवाब से आया कि यह सूची प्रधानमंत्री कार्यालय में आरबीआई के गवर्नर ने भेज दिया है। 20 सबसे बड़े बकाएदार हैं जिन्होंने कर्जा लिया था और जानबूझकर उन्होंने वो कर्जा वापस नहीं दिया। ये सूची मांगी गई और सीआईसी से ये जानकारी मिली कि ये सूची तब के गवर्नर जो थे रघुराम राजन जी, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ये सूची सौंपी है। और 5वां कारण, किसी ने ये एप्लीकेशन से जानकारी मांगी कि कितना काला धन वापस आया है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, कितना आया है। और आरटीआई से ये जवाब आया कि कोई काला धन वापस नहीं लाया गया है, किसी के खाते में कोई काले धन से जो पैसा लौट आना था किसी के खाते में नहीं गया है। तो साथियों, ये 5 कारण थे। पीएम के डिग्री, बोगस राशन कार्ड के गलत आंकड़े प्रधानमंत्री द्वारा, नोटबंदी, रिजर्व बैंक की नोटबंदी पर काफी आलोचना कि काले धन और नकली नोटों पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है, बकाएदारों की सूची, और 5वां कि कोई काला धन वापस नहीं लौट आया है। ये नाराजगी थी। ये 5 ऐसे और बहुत सारे मिसाल हैं, पर ये महत्वपूर्ण मिसाल हैं क्योंकि
ये सीधे प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाके रुकता है।